लास्ट मैन तक आगे रुक गए। तो ये था इतिहास की व्याख्या। अब हम ये चर्चा करें, समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो मुद्दे पड़े हैं। क्या वास्तव में एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया है क्या? अभी हम जिस मुद्दे पे चर्चा करेंगे वो है एंड ऑफ हिस्ट्री की आलोचना करेंगे। अभी हम एंड ऑफ हिस्ट्री कर रहे थे, हमने फ्रांसीसी फुकुयामा की चर्चा की। फ्रांसीसी फुकुयामा की चर्चा करते हुए हमने 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरते हुए देखा। उसके बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई, हमने पूर्वी यूरोप से साम्यवादी व्यवस्थाओं का अवसान देखा, साम्यवादी व्यवस्थाओं को पूर्वी यूरोप से ढहते हुए देखा, चाहे वो रोमानिया हो, हंगरी हो, पोलैंड हो, चेकोस्लोवाकिया हो, युगोस्लाविया हो, चाहे अल्बानिया हो। उसके बाद यूएसएसआर का पतन देखा, शीत युद्ध का अंत देखा, और फिर हमने एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन पुस्तक देखी फ्रांसीसी फुकुयामा, और हमने विचारधारात्मक इस संघर्ष में उदार लोकतांत्रिक पूंजीवाद की विजय देखी। फ्रांसिस फुकुयामा को यह कहते हुए सुना कि अब कार्ल मार्क्स और उसका मार्क्सवाद रद्दी की टोकरी में चला गया, एक महान प्रयोग असफल हो गया। हम मानवीय सरोकार के श्रेष्ठ और आदर्श रूप को हम खोज चुके हैं, अब हमारे पास खोजने के लिए कुछ नहीं है। फिर हमने देखा कि कैसे हेगल की चर्चा हुई, कैसे कोजेवो की चर्चा हुई, कैसे हमने प्लेटो की थीमोस की चर्चा की, कैसे हमने नीत्शे के लास्ट मैन और सुपरमैन की चर्चा की। इतना करने के बाद अब हम जिस मुद्दे पे चर्चा करेंगे वो है एंड ऑफ हिस्ट्री की आलोचना, कि फ्रांसीसी फुकुयामा की ये जो थीसिस आई थी एंड ऑफ हिस्ट्री, तो क्या ये इतनी वाकई में प्रशंसनीय थी क्या? तो हम इसकी चर्चा करते हैं। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं डेनियल बेल से। डेनियल बेल की एक पुस्तक आई हुई है, इससे पहले कोई 20 साल पहले। पुस्तक का नाम है एंड ऑफ आइडियोलॉजी। एंड ऑफ आइडियोलॉजी। अब फ्रांसीसी फुकुयामा हैं, ये इस एंड ऑफ आइडियोलॉजी का समर्थन करते हैं, लेकिन हमें तो ये नहीं करना। डेनियल बेल कह रहे हैं भाई तू चाहे समर्थन कर और चाहे मत कर, मैं तो तेरी क्या करूंगा, आलोचना करूंगा। तो पहले आपकी तरफ से यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये एंड ऑफ हिस्ट्री और एंड ऑफ आइडियोलॉजी क्या एक ही है क्या? तो हमें ना शुरुआत में ये लगता है, जैसे हम दोनों को लिखते हैं एंड ऑफ आइडियोलॉजी एंड ऑफ हिस्ट्री, तो ऐसे लगता है कि दरअसल एंड ऑफ हिस्ट्री था क्या, एंड ऑफ आइडियोलॉजी था। ये हमारी गलतफहमी है। एंड ऑफ हिस्ट्री है वो एंड ऑफ आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि वो है एक विचारधारा का दूसरी विचारधारा पे क्या साबित कर देना, श्रेष्ठता साबित कर देना। यहां सभी प्रकार की विचारधाराओं को समाप्त होने को हम क्या कहेंगे, एंड ऑफ आइडियोलॉजी। और विभिन्न विचारधाराओं के आपसी संघर्ष में जब एक विचारधारा जीत के और अकेली मात्र विचारधारा रह जाती है, एक ही विचारधारा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंड ऑफ हिस्ट्री। तो दोनों में ये फर्क है। डेनियल बेल ये कहता है एंड ऑफ आइडियोलॉजी में, हम तो अंतर कर रहे हैं एंड ऑफ हिस्ट्री और एंड ऑफ आइडियोलॉजी में, कि फ्रांसीसी फुकुयामा में और डेनियल बेल में अंतर क्या है। ये कहता है कि देखिए आइडियोलॉजी जो विशेषता थी ना, वो उन समाजों की थी जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी। आइडियोलॉजी हमेशा ही कौन से समाजों में पनपती है, औद्योगिक समाजों में। जैसे ही देखिए इससे पहले आइडियोलॉजी थी नहीं। आइडियोलॉजी तब पैदा हुई जब यूरोप में औद्योगिकरण हुआ और मशीनीकरण हुआ। उस औद्योगिकरण और मशीनीकरण की वजह से समाज में एक नया वर्ग पैदा हुआ। बताओ कौन सा? हाँ बताओ कौन सा वर्ग पैदा हुआ? औद्योगिकरण और मशीनीकरण की वजह से समाज में एक नया वर्ग पैदा हुआ। नहीं, पूंजीपति। उससे पहले व्यवस्थाएं कृषि थी और कौन थे? सामंत थे। हमने देखा कि हजारों सालों से खेती ही मुख्य साधन था, तो कौन बैठे थे? सामंत बैठे थे। अब उस सामंतवाद को चुनौती देने के लिए पूंजीवादी सामने आए। कृषि अर्थव्यवस्था को टक्कर देने के लिए
औद्योगिक अर्थव्यवस्था सामने आई, लोगों ने खेती में काम करना छोड़ दिया और जीडीपी का, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा कहां से आने लगा? उद्योगों से आने लगा। तो ये है आइडियोलॉजी तब पनपी जब कौन से समाज आए? औद्योगिक समाज आए। चलो अब देखते हैं, औद्योगिक समाज आए तो आइडियोलॉजी आई। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक समाज आए तो समाज में जो वर्ग व्यवस्था बदल गई। अब सामंत और किसान नहीं है, बल्कि दो कौन से वर्ग पैदा हो गए? अब बताओ, एक हो गए हैं पूंजीपति अमीर और दूसरे हो गए हैं सर्वहारा। अब अगली जो एक विचारधारा और आती है, जिसको एक बार अपना साम्यवाद कह लेते हैं, एक बार छोड़ देते हैं तानाशाही को, साम्यवाद कह देते हैं। तो साम्यवाद क्यों आया था? साम्यवाद औद्योगिक समाज में आता है या कृषि प्रधान समाज में आता है? साम्यवाद औद्योगिक समाज में आता है। ये तो कार्ल मार्क्स कह के गया था कि जो क्रांतियां होगी वो कौन से समाज में होगी? औद्योगिक समाज में होगी। तो ये अब चलो, अब हमने दो ही की, आपको तानाशाही कहां से आई? तानाशाही तब आई जब पूंजीपतियों को यह लगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हमें बचा नहीं पाएगी, जब हमें डेमोक्रेटिक स्टेट हमें बचा नहीं पाएंगे, तब उन्होंने किसको बढ़ावा दिया? उन्होंने हिटलर और मुसोलिनी को आगे लाए ताकि हम बच जाएं, मजदूरों को ये मार देंगे। इसलिए कौन सी आइडियोलॉजी आई थी? ये आया था आपका फांसीवाद आया और नाजीज्म आया, नाजीवाद आया था। तो दरअसल ये जो आइडियोलॉजी आती है, ये कौन से समाजों में आती है बताओ? औद्योगिक समाजों में। 1980 के बाद समाज कैसे हो गए हैं आप बताओ? क्या औद्योगिक समाज है क्या? नहीं। कौन से समाज आ गए? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ गई, उनको हम बोलते हैं उत्तर औद्योगिक समाज। उत्तर औद्योगिक समाजों में आइडियोलॉजी नहीं चलती, तो इसलिए एंड ऑफ क्या हो गया है? आइडियोलॉजी। अब न उदारवाद है और न ही साम्यवाद है, क्योंकि अब सोसाइटीज है वो कौन सी हो गई है? पोस्ट इंडस्ट्री हो गई है। तो हमने देखा कि डेनियल बेल की एंड ऑफ आइडियोलॉजी अलग है और फुकुयामा का एंड ऑफ हिस्ट्री अलग है। ठीक है। अब डेनियल बेल कहता है कि दोस्त फ्रांसिस फुकुयामा, ये जो तू कह रहा है कि एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया, ऐसा नहीं है, अब तो रिजप्शन ऑफ हिस्ट्री हो गया है, यानी इतिहास का पुनरुदय हो गया। कौन सी सेंचुरी में? नई सेंचुरी। और नई सेंचुरी कौन सी है बताओ? 21वीं सदी में वो ये कह रहा है कि रिजप्शन ऑफ हिस्ट्री हो गया है। रिजप्शन होता है पुनरुदय होना, पुनर्जन्म होना। ये तो कह रहा है इतिहास का अंत हो गया, और ये कह रहा है इतिहास का पुनर्जन्म हो गया। कौन सी सदी में? 21वीं सदी। अब इतिहास एक नई करवट लेगा। अब इतिहास में वो जो झगड़े थे वो झगड़े समाप्त हो गए हैं, हालांकि विचारधाराएं नहीं झगड़ती है, लेकिन अब है ना टेक्निकल झगड़े शुरू हो जाएंगे, तकनीकी झगड़े होंगे। अब समाज है ये टेक्निकल हो गए हैं, इंडस्ट्रियल नहीं है। जब झगड़े का रूप बदल गया है तो कभी भी एंड ऑफ हिस्ट्री नहीं होता। पहले जो झगड़े थे वो उद्योगों के अंदर थे, अब जो झगड़े वो तकनीकी समाज में हो जाएंगे। कुछ लोग वो हो जाएंगे जिनके पास डाटा होगा, और कुछ वो लोग वो हो जाएंगे जिनके पास डाटा। तो संघर्ष का अंत नहीं होता, कभी भी एंड ऑफ हिस्ट्री नहीं होती। ये आ गया कौन? डेनियल बेल। वो कहता है कि एंड ऑफ हिस्ट्री की बात एक बकवास है, इतिहास का वापस क्या हो गया है? पुनर्रचना। अब आ गया सैमुअल पी हंटिंगटन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। 1993 में एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन पुस्तक आती है, उसके अगले ही साल एक लेख लिखा जाता है, किसके द्वारा? सैमुअल पी हंटिंगटन। बाद में यही लेख क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, ये पुस्तक आती है। इस पुस्तक का पूरा नाम है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। दोबारा किसका बनना? वर्ल्ड ऑर्डर का। अब पहले इसको समझते हैं। ऐसा करते हैं, इसको लेख को नहीं करते, इस पुस्तक को ही कर लेते हैं। थोड़ा सा ही करेंगे, लंबी चर्चा आप खुद कर लेना कि हमने सिलेबस में है नहीं है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है। अब हम ये आई है, शायद मैं 96 के आसपास आई होगी, मैं उसे तो मैं एक आधा साल यहाँ हुआ कर दिया। वो लेख 93 में आया था, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। देखिए एंड ऑफ हिस्ट्री एक लेख था, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन पुस्तक थी। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एक लेख है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? एक पुस्तक है। किसकी? सैमुअल पी हंटिंगटन की। ये कह रहा है कि देखिए अब
क्या होगा, रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर होगा। अब वर्ल्ड ऑर्डर दोबारा बनेगा, क्यों? तो पहले वाला वर्ल्ड ऑर्डर कहां चला गया? वो तो 1990 में चला गया। वो कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर था बताओ? वो विचारधारात्मक संघर्ष के ऊपर आधारित द्विध्रुवीय वैश्विक मॉडल था, जिसमें कौन से झगड़े चल रहे थे? विचारधारात्मक। वो द्विध्रुवीय था, बायोपोलर मॉडल था। अब वो तो चला गया, अब दोबारा क्या होगा? रीमेकिंग होगा। अब जब वर्ल्ड ऑर्डर नया बनेगा, विश्व व्यवस्था नई बनेगी, तो इसमें क्या होगा? क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी नहीं होगा जो 45 से लेके 90 तक पीछे के इतिहास के सालों में था, बल्कि अब क्या होगा? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होगा। तो मुद्दा ये नहीं है कि झगड़ा समाप्त होगा या नहीं होगा, ये कोई झगड़ा समाप्त नहीं होगा, स्वरूप चेंज हो जाएगा। अब तक विचारधाराएं लड़ रही थी, अब कौन लड़ेगी? सभ्यताएं लड़ेगी। अब आप अगर ये कह देते हैं कि देखिए उदार लोकतंत्र ने अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन सारे संसार में क्या फैल जाएगा? उदार लोकतंत्र फैल जाएगा। बोला ऐसा कुछ भी फैलने वाला नहीं है, संसार रीमेकिंग होगा। इस बार वही उदार लोकतंत्र एक तरफ हो जाएंगे, उसको हम कह देंगे यूरोप, और वो हो जाएगा ईसाइयों का। दूसरी तरफ हो जाएंगे अरब देश, चीन हो जाएगा, भारत हो जाएगा, अरब हो जाएगा किसका? मुसलमानों का। अब ये आपस में झगड़ पड़ेंगे। तो भले ही विचारधारात्मक झगड़ों का अंत हो गया हो, लेकिन अब नए झगड़े कैसे आएंगे? वो अब आएंगे, वो कहेंगे सिविलाइजेशन के झगड़े होंगे। तो कोई झगड़ा समाप्त नहीं हुआ, बस थोड़े से क्या हुआ है, विचार यहाँ वहां हो गए। अब धार्मिक विचार महत्वपूर्ण हो गए। पहले कौन से विचार महत्वपूर्ण थे? पहले विचारधारात्मक विचार महत्वपूर्ण थे, अब धार्मिक विचार महत्वपूर्ण हो गए। अब आ गया है फ्रीद ज़कारिया, ये कहता है एंड ऑफ हिस्ट्री। एंड ऑफ हिस्ट्री का तात्पर्य है कि अब एक विचारधारा ने अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी है, उसको कोई अब चुनौती देने वाला नहीं है। यहां चुनौती मिल रही है क्या, या नहीं मिल रही? इसमें मिल रही है ना। उदार लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उनको चुनौती मिल रही है, नहीं मिल रही? यहां मिल रही है, यहां नहीं मिल रही चुनौती। यहां कोई चुनौती नहीं मिल रही, वो तो श्रेष्ठ हो गया, वो जीत गया, वो तो कोई चुनौती नहीं है। चुनौती कहां है? रिजम्पशन ऑफ हिस्ट्री ए न्यू सेंचुरी, दोबारा पुनर्जन्म होगा, तकनीकी हिसाब से समाज बनेंगे। यहां चुनौती मिल रही है, कोई श्रेष्ठता साबित नहीं हुई है। चुनौतियां किसको मिल रही है? सिविलाइजेशन रूपी चुनौतियां खड़ी हो गई है। यहां उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती मिल रही है क्या? आप बताओ, है ना। एंड ऑफ हिस्ट्री, किसका एंड हो गया है? एंड हो गया है एंड ऑफ हिस्ट्री का। कब? ये कहता है जो हमला हुआ 11/9/2001 को, जिसको हम 9/11 का हमला बोलते हैं, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुआ था। अब एक तरफ फ्रांसीसी फुकुयामा जी कह रहे हैं कि हमने हमारी श्रेष्ठता साबित कर दी है, अब विचारधारात्मक संघर्षों का समापन हो गया है। तो ये क्या है फिर? इसके साथ ही मुस्लिम वर्सेज ईसाई का झगड़ा शुरू हो गया है, और अब एंड ऑफ हिस्ट्री है वो उसका क्या हो गया है? एंड। अब दोबारा झगड़े शुरू हो गए। ये आ गया फ्रीद ज़कारिया। अब आ गया रॉबर्ट कैगन, ये कहता है रिटर्न ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का क्या हो गया है? पुनरागमन हो गया है। और एंड ऑफ ड्रीम्स, किसका एंड ऑफ ड्रीम्स? फुकुयामा का जो ड्रीम है उसका क्या हो गया है? एंड हो गया है। उसका ड्रीम क्या है कि सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था कौन सी है? उदार लोकतंत्र है। उसके इस ड्रीम का तो एंड हो गया। अब रिटर्न ऑफ क्या हो गया है? हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में रिटर्न कौन हुए? कि हिस्ट्री में जो बैग गए थे, देखिए हम बात कर रहे हैं 2008 के आसपास की। 2008 वो साल है जब अमेरिका में क्या आई हुई है? मंदी आई हुई। ऐसे में हम उस समय देखते हैं कि यूएसएसआर था, उसका बड़ा टुकड़ा है रूस, वो ना रॉ मटेरियल बेच रहा है, गैस बेच रहा है, तेल बेच रहा है, तो उसका वापस क्या हो रहा है? पुनरुद्धार हो रहा है। चीन में कोई मंदी नहीं आई, 2008 में महामंदी आई थी। अमेरिका के बड़े बड़े बैंक बिक गए थे। लेहमन ब्रदर्स से इसकी शुरुआत हुई थी, फिर बहुत बड़े बड़े बैंक बिक गए थे अमेरिका के। तो उसमें चीन टिका रहा, रूस प्रोग्रेस कर रहा है। तो अब ये रिटर्न ऑफ क्या हो गया है? हिस्ट्री। कौन कह रहा था कि अब अमेरिका की चुनौती समाप्त हो गई है, अमेरिका की उदारवादी व्यवस्थाएं जीत के कुछ नहीं जीती? कौन वापस खड़ा हो गया है?
रूस और चीन उसको चुनौती वापिस देने लगे और वो कह रहे हम श्रेष्ठ है, तू श्रेष्ठ है नहीं है। तो क्या चीन और रूस जो चुनौती दे रहे हैं, तो क्या ये दोनों देश उदार लोकतांत्रिक पूंजीवादी देश हैं क्या? दोनों ही नहीं है भाई। किसके नेतृत्व में? चीन तो है ही नहीं, और यूएसएसआर भी पुतिन के नेतृत्व में ऐसा देश नहीं है। तो ये रॉबर्ट कैगन कहता है रिटर्न ऑफ हिस्ट्री एंड एंड ऑफ द ड्रीम्स। किसके ड्रीम्स का एंड हो गया है और इतिहास पुनः लौट आया। कौन सा इतिहास लौट आया बताओ? 1945 से 90 वाला, जब एक तरफ चीन और यूएसएसआर था साम्यवाद, और दूसरी तरफ कौन था? उदार पूंजीवादियों का पुरोधा यूएसए था। वो रिटर्न ऑफ हिस्ट्री हो गया है। अब हमने एंड ऑफ हिस्ट्री जो फ्रांसिस फुकुयामा की थी, उसकी 4 लोगों की आलोचनाएं सुनी है। डैनियल बेल की, सैमुअल पी हंटिंगटन की, फ्रीद जकारिया की और रॉबर्ट कैगन की। फ्रीद जकारिया यूएस में रहते हैं, भारत मूल्य के बहुत बड़े पत्रकार है ये। तो अब हम अंत में जॉन डन की चर्चा करते हैं। जॉन डन ये कह के गया कि फ्रांसिस फुकुयामा का ये जो लेख है, ये ग्रेजुएशन के कॉलेज के विद्यार्थी के, ये कौन सा वर्क होता है? हाँ, ये कोई सही जो अपने बनाते हैं ना ये, हाँ असाइनमेंट में सबसे घटिया असाइनमेंट है इसका। इसका तो कोई ऐसा तो कोई भी तैयार कर सकता है। ये कह के जॉन डन ने अंतिम आलोचना किसकी कर दी है? फ्रांसिस फुकुयामा की। इसका असाइनमेंट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के असाइनमेंट से भी घटिया है। तो ये हमने मुद्दा पूरा कर लिया है। एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया पूरा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं है बल्कि इसका तात्पर्य इतिहास में विचारधारात्मक संघर्षों का अंत होना। तो क्या उदार लोकतंत्र की विजय ये दिखाती है क्या कि अब पूरा संसार ही उदार लोकतांत्रिक हो जाएगा? सारे देश नहीं होंगे, लेकिन अब लोगों की दौड़ खत्म हो गई, क्योंकि उनको सबको पता चल गया है कि इससे श्रेष्ठ व्यवस्था कोई भी नहीं है। अब खोज पूरी हो गई, अब खोज करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हमने हेगल की चर्चा की, फर्स्ट मैन किया। फिर हमने प्लेटो की चर्चा की और उसमें से हमने थाइमस लिया, थीमोस लिया, उसे आइसोथीमिया लिया और मेगालोथीमिया लिया। उदारवाद किसको बढ़ावा देता है हमने ये देखा। फिर हमने नीत्शे का लास्ट मैन और क्या देखा? सुपरमैन। हम तो कहाँ तक आके रुक गए हैं? लास्ट मैन तक आगे रुक गए। तो ये था इतिहास की व्याख्या। अब हम ये चर्चा करें, समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो मुद्दे पड़े हैं। क्या वास्तव में एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया है क्या? अभी हम जिस मुद्दे पे चर्चा करेंगे वो है एंड ऑफ हिस्ट्री की आलोचना करेंगे। अभी हम एंड ऑफ हिस्ट्री कर रहे थे, हमने फ्रांसिस फुकुयामा की चर्चा की। फ्रांसिस फुकुयामा की चर्चा करते हुए हमने 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरते हुए देखा। उसके बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई, हमने पूर्वी यूरोप से साम्यवादी व्यवस्थाओं का अवसान देखा। साम्यवादी व्यवस्थाओं को पूर्वी यूरोप से ढहते हुए देखा, चाहे वो रोमानिया हो, हंगरी हो, पोलैंड हो, चेकोस्लाविया हो, युगोस्लाविया हो, चाहे अल्बानिया हो। उसके बाद यूएसएसआर का पतन देखा, शीत युद्ध का अंत देखा, और फिर हमने एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन पुस्तक देखी फ्रांसिस फुकुयामा, और हमने विचारधारात्मक इस संघर्ष में उदार लोकतांत्रिक पूंजीवाद की विजय देखी। फ्रांसिस फुकुयामा को यह कहते हुए सुना कि अब कार्ल मार्क्स और उसका मार्क्सवाद रद्दी की टोकरी में चला गया, एक महान प्रयोग असफल हो गया। हम मानवीय सरोकार के श्रेष्ठ और आदर्श रूप को हम खोज चुके हैं, अब हमारे पास खोजने के लिए कुछ नहीं है। फिर हमने देखा कि कैसे हेगल की चर्चा हुई, कैसे कोजेवो की चर्चा हुई, कैसे हमने प्लेटो की थीमोस की चर्चा की, कैसे हमने नीत्शे के लास्ट मैन और सुपरमैन की चर्चा की। इतना करने के बाद अब हम जिस मुद्दे पे चर्चा करेंगे वो है एंड ऑफ हिस्ट्री की आलोचना, कि फ्रांसिस फुकुयामा की ये जो थीसिस आई थी एंड ऑफ हिस्ट्री, तो क्या ये इतनी वाकई में प्रशंसनीय थी क्या? तो हम इसकी चर्चा करते हैं। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं डैनियल बेल से। डैनियल बेल की एक पुस्तक आई हुई है, इससे पहले कोई 20 साल पहले। पुस्तक का नाम है एंड ऑफ आइडियोलॉजी।
एंड ऑफ आइडियोलॉजी। अब फ्रांसीसी फुकुयामा हैं, ये इस एंड ऑफ आइडियोलॉजी का समर्थन करते हैं, लेकिन हमें तो ये नहीं करना। डैनियल बेल कह रहे हैं भाई तू चाहे समर्थन कर और चाहे मत कर, मैं तो तेरी क्या करूंगा, आलोचना करूंगा। तो पहले आपकी तरफ से यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये एंड ऑफ हिस्ट्री और एंड ऑफ आइडियोलॉजी क्या एक ही है क्या? तो हमें ना शुरुआत में ये लगता है, जैसे हम दोनों को लिखते हैं एंड ऑफ आइडियोलॉजी एंड ऑफ हिस्ट्री, तो ऐसे लगता है कि दरअसल एंड ऑफ हिस्ट्री था क्या, एंड ऑफ आइडियोलॉजी था। ये हमारी गलतफहमी है। एंड ऑफ हिस्ट्री है वो एंड ऑफ आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि वो है एक विचारधारा का दूसरी विचारधारा पे क्या साबित कर देना, श्रेष्ठता साबित कर देना। यहां सभी प्रकार की विचारधाराओं को समाप्त होने को हम क्या कहेंगे, एंड ऑफ आइडियोलॉजी। और विभिन्न विचारधाराओं के आपसी संघर्ष में जब एक विचारधारा जीत के और अकेली मात्र विचारधारा रह जाती है, एक ही विचारधारा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंड ऑफ हिस्ट्री। तो दोनों में ये फर्क है। डैनियल बेल ये कहता है एंड ऑफ आइडियोलॉजी में, हम तो अंतर कर रहे हैं एंड ऑफ हिस्ट्री और एंड ऑफ आइडियोलॉजी में, कि फ्रांसीसी फुकुयामा में और डैनियल बेल में अंतर क्या है। ये कहता है कि देखिए आइडियोलॉजी जो विशेषता थी ना, वो उन समाजों की थी जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी। आइडियोलॉजी हमेशा ही कौन से समाजों में पनपती है, औद्योगिक समाजों में। जैसे ही देखिए इससे पहले आइडियोलॉजी थी नहीं। आइडियोलॉजी तब पैदा हुई जब यूरोप में औद्योगिकरण हुआ और मशीनीकरण हुआ। तो उस औद्योगिकरण और मशीनीकरण की वजह से समाज में एक नया वर्ग पैदा हुआ। बताओ कौन सा, हाँ बताओ कौन सा वर्ग पैदा हुआ? औद्योगिकरण और मशीनीकरण की वजह से समाज में एक नया वर्ग पैदा हुआ। नहीं, पूंजीपति। उससे पहले व्यवस्थाएं कृषि थी और कौन थे, सामंत थे। हमने देखा कि हजारों सालों से खेती ही मुख्य साधन था, तो कौन बैठे थे, सामंत बैठे थे। अब उस सामंतवाद को चुनौती देने के लिए पूंजीवादी सामने आए। कृषि अर्थव्यवस्था को टक्कर देने के लिए औद्योगिक अर्थव्यवस्था सामने आई। लोगों ने खेती में काम करना छोड़ दिया और जीडीपी का, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा कहां से आने लगा, उद्योगों से आने लगा। तो ये है आइडियोलॉजी तब पनपी जब कौन से समाज आए, औद्योगिक समाज आए। चलो अब देखते हैं, औद्योगिक समाज आए तो आइडियोलॉजी आई। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक समाज आए तो समाज में जो वर्ग व्यवस्था बदल गई। अब सामंत और किसान नहीं है, बल्कि दो कौन से वर्ग पैदा हो गए। अब बताओ, एक हो गए हैं पूंजीपति अमीर और दूसरे हो गए हैं सर्वहारा। अब अगली जो एक विचारधारा और आती है, जिसको एक बार अपना साम्यवाद कह लेते हैं, एक बार छोड़ देते हैं तानाशाही को, साम्यवाद कह देते हैं। तो साम्यवाद क्यों आया था? साम्यवाद औद्योगिक समाज में आता है या कृषि प्रधान समाज में आता है? साम्यवाद औद्योगिक समाज में आता है। ये तो कार्ल मार्क्स कह के गया था कि जो क्रांतियां होगी वो कौन से समाज में होगी, औद्योगिक समाज में होगी। तो ये अब चलो, अब हमने दो ही की। आपको तानाशाही कहां से आई? तानाशाही तब आई जब पूंजीपतियों को यह लगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हमें बचा नहीं पाएगी, जब हमें डेमोक्रेटिक स्टेट हमें बचा नहीं पाएंगे, तब उन्होंने किसको बढ़ावा दिया? उन्होंने हिटलर और मुसोलिनी को आगे लाए ताकि हम बच जाएं, मजदूरों को ये मार देंगे। इसलिए कौन सी आइडियोलॉजी आई थी? ये आया था आपका फांसीवाद आया और नाजीज्म आया, नाजीवाद आया था। तो दरअसल ये जो आइडियोलॉजी आती है ये कौन से समाजों में आती है बताओ? औद्योगिक समाजों में। 1980 के बाद समाज कैसे हो गए हैं आप बताओ? क्या औद्योगिक समाज है क्या? नहीं। कौन से समाज आ गए? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ गई, उनको हम बोलते हैं उत्तर औद्योगिक समाज। उत्तर औद्योगिक समाजों में आइडियोलॉजी नहीं चलती, तो इसलिए एंड ऑफ क्या हो गया है? आइडियोलॉजी। अब न उदारवाद है और न ही साम्यवाद है, क्योंकि अब सोसाइटीज है वो कौन सी हो गई है? पोस्ट इंडस्ट्री हो गई है। तो हमने देखा कि डैनियल बेल की एंड ऑफ आइडियोलॉजी अलग है और फुकुयामा का एंड ऑफ हिस्ट्री अलग है। ठीक है। अब डैनियल बेल कहता है कि दोस्त फ्रांसीसी फुकुयामा,
ये जो तू कह रहा है कि एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया, ऐसा नहीं है, अब तो रिजप्शन ऑफ हिस्ट्री हो गया है, यानी इतिहास का पुनरुदय हो गया। कौन सी सेंचुरी में? नई सेंचुरी। और नई सेंचुरी कौन सी है बताओ? 21वीं सदी में वो ये कह रहा है कि रिजप्शन ऑफ हिस्ट्री हो गया है। रिजप्शन होता है पुनरुदय होना, पुनर्जन्म होना। ये तो कह रहा है इतिहास का अंत हो गया, और ये कह रहा है इतिहास का पुनर्जन्म हो गया। कौन सी सदी में? 21वीं सदी। अब इतिहास एक नई करवट लेगा। अब इतिहास में वो जो झगड़े थे वो झगड़े समाप्त हो गए हैं, हालांकि विचारधाराएं नहीं झगड़ती है अब, लेकिन अब है ना टेक्निकल झगड़े शुरू हो जाएंगे, तकनीकी झगड़े होंगे। अब समाज है ये टेक्निकल हो गए हैं, इंडस्ट्रियल नहीं है। जब झगड़े का रूप बदल गया है तो कभी भी एंड ऑफ हिस्ट्री नहीं होता। पहले जो झगड़े थे वो उद्योगों के अंदर थे, अब जो झगड़े वो तकनीकी समाज में हो जाएंगे। कुछ लोग वो हो जाएंगे जिनके पास डाटा होगा, और कुछ वो लोग वो हो जाएंगे जिनके पास डाटा। तो संघर्ष का अंत नहीं होता, कभी भी एंड ऑफ हिस्ट्री नहीं होती। ये आ गया कौन? डैनियल बेल। वो कहता है कि एंड ऑफ हिस्ट्री की बात एक बकवास है, इतिहास का वापस क्या हो गया है? पुनर्रचना। अब आ गया सैमुअल पी हंटिंगटन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। 1993 में एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन पुस्तक आती है, उसके अगले ही साल एक लेख लिखा जाता है, किसके द्वारा? सैमुअल पी हंटिंगटन। बाद में यही लेख क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, ये पुस्तक आती है। इस पुस्तक का पूरा नाम है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। दोबारा किसका बनना? वर्ल्ड ऑर्डर का। अब पहले इसको समझते हैं, ऐसा करते हैं, इसको लेख को नहीं करते, इस पुस्तक को ही कर लेते हैं। थोड़ा सा ही करेंगे, लंबी चर्चा आप खुद कर लेना कि हमने सिलेबस में है नहीं है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। अब हम ये आई है, शायद मैं 96 के आसपास आई होगी, मैं उसे तो मैं एक आधा साल यहाँ हुआ कर दिया। लेख 93 में आया था ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। देखिए एंड ऑफ हिस्ट्री एक लेख था, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन पुस्तक थी। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एक लेख है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? एक पुस्तक है। किसकी? सैमुअल पी हंटिंगटन की। ये कह रहा है कि देखिए अब क्या होगा? रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर होगा। अब वर्ल्ड ऑर्डर दोबारा बनेगा, क्यों? तो पहले वाला वर्ल्ड ऑर्डर कहां चला गया? वो तो 1990 में चला गया। वो कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर था बताओ? वो विचारधारात्मक संघर्ष के ऊपर आधारित द्विध्रुवीय वैश्विक मॉडल था, जिसमें कौन से झगड़े चल रहे थे? विचारधारात्मक। वो द्विध्रुवीय था, बायोपोलर मॉडल था। अब वो तो चला गया, अब दोबारा क्या होगा? रीमेकिंग होगा। अब जब वर्ल्ड ऑर्डर नया बनेगा, विश्व व्यवस्था नई बनेगी, तो इसमें क्या होगा? क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी नहीं होगा जो 45 से लेके 90 तक पीछे के इतिहास के सालों में था, बल्कि अब क्या होगा? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होगा। तो मुद्दा ये नहीं है कि झगड़ा समाप्त होगा या नहीं होगा, ये कोई झगड़ा समाप्त नहीं होगा, स्वरूप चेंज हो जाएगा। अब तक विचारधाराएं लड़ रही थी, अब कौन लड़ेगी? सभ्यताएं लड़ेगी। अब आप अगर ये कह देते हैं कि देखिए उदार लोकतंत्र ने अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन सारे संसार में क्या फैल जाएगा? उदार लोकतंत्र फैल जाएगा। बोला ऐसा कुछ भी फैलने वाला नहीं है, संसार रीमेकिंग होगा। इस बार वही उदार लोकतंत्र एक तरफ हो जाएंगे, उसको हम कह देंगे यूरोप, और वो हो जाएगा ईसाइयों का। दूसरी तरफ हो जाएंगे अरब देश, चीन हो जाएगा, भारत हो जाएगा, अरब हो जाएगा किसका? मुसलमानों का। अब ये आपस में झगड़ पड़ेंगे। तो भले ही विचारधारात्मक झगड़ों का अंत हो गया हो, लेकिन अब नए झगड़े कैसे आएंगे? वो अब आएंगे, वो कहे कि सिविलाइजेशन के झगड़े होंगे। तो कोई झगड़ा समाप्त नहीं हुआ, बस थोड़े से क्या हुआ है? विचार यहाँ वहां हो गए। अब धार्मिक विचार महत्वपूर्ण हो गए। पहले कौन से विचार महत्वपूर्ण थे? पहले विचारधारात्मक विचार महत्वपूर्ण थे, अब धार्मिक विचार महत्वपूर्ण हो गए। अब आ गया है फ्रीद जकारिया। ये कहता है एंड ऑफ द एंड ऑफ हिस्ट्री। एंड ऑफ हिस्ट्री का तात्पर्य है कि अब एक विचारधारा ने अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी है, उसको कोई अब चुनौती देने वाला नहीं है। यहां चुनौती मिल रही है क्या या नहीं मिल रही? इसमें मिल रही है ना।
उदार लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उनको चुनौती मिल रही है, नहीं मिल रही? यहां मिल रही है, यहां नहीं मिल रही चुनौती। यहां कोई चुनौती नहीं मिल रही, वो तो श्रेष्ठ हो गया, वो जीत गया, वो तो कोई चुनौती नहीं है। चुनौती कहां है? रिजप्शन ऑफ हिस्ट्री ए न्यू सेंचुरी, दोबारा पुनर्जन्म होगा, तकनीकी हिसाब से समाज बढ़ेंगे। यहां चुनौती मिल रही है, कोई श्रेष्ठता साबित नहीं हुई है। चुनौतियां किसको मिल रही है? सिविलाइजेशन रूपी चुनौतियां खड़ी हो गई है। यहां उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती मिल रही है क्या? आप बताओ, है ना? एंड ऑफ हिस्ट्री, किसका एंड हो गया है? एंड हो गया है एंड ऑफ हिस्ट्री का। कब? ये कहता है जो हमला हुआ 11/9/2001 को, जिसको हम 9/11 का हमला बोलते हैं, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुआ था। अब एक तरफ फ्रांसीसी फुकुयामा जी कह रहे हैं कि हमने हमारी श्रेष्ठता साबित कर दी है, अब विचारधारात्मक संघर्षों का समापन हो गया है। तो ये क्या है फिर? इसके साथ ही मुस्लिम वर्सेज ईसाई का झगड़ा शुरू हो गया है, और अब एंड ऑफ हिस्ट्री है वो उसका क्या हो गया है? एंड। अब दोबारा झगड़े शुरू हो गए। ये आ गया फ्रीज जकारिया। अब आ गया रॉबर्ट कैगन, ये कहता है रिटर्न ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का क्या हो गया है? पुनरागमन हो गया है। और एंड ऑफ ड्रीम्स, किसका एंड ऑफ ड्रीम्स? फुकुयामा का जो ड्रीम है उसका क्या हो गया है? एंड हो गया है। उसका ड्रीम क्या है? कि सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था कौन सी है? उदार लोकतंत्र है। उसके इस ड्रीम का तो एंड हो गया। अब रिटर्न ऑफ क्या हो गया है? हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में रिटर्न कौन हुए हैं? कि हिस्ट्री में जो बैग गए थे, देखिए हम बात कर रहे हैं 2008 के आसपास की। 2008 वो साल है जब अमेरिका में क्या आई हुई है? मंदी आई हुई। ऐसे में हम उस समय देखते हैं कि यूएसएसआर था, उसका बड़ा टुकड़ा रूस, वो ना रॉ मटेरियल बेच रहा है, गैस बेच रहा है, तेल बेच रहा है, तो उसका वापस क्या हो रहा है? पुनरुद्धार हो रहा है। चीन में कोई मंदी नहीं आई। 2008 में महामंदी आई थी, अमेरिका के बड़े बड़े बैंक बिक गए थे। लेहमन ब्रदर्स से इसकी शुरुआत हुई थी, फिर बहुत बड़े बड़े बैंक बिक गए थे अमेरिका के। तो उसमें चीन टिका रहा, रूस प्रोग्रेस कर रहा है। तो अब ये रिटर्न ऑफ क्या हो गया है? हिस्ट्री। कौन कह रहा था कि अब अमेरिका की चुनौती समाप्त हो गई है, अमेरिका की उदारवादी व्यवस्थाएं जीत के? कुछ नहीं जीती। कौन वापस खड़ा हो गया है? रूस और चीन उसको चुनौती वापस देने लगे, और वो कह रहे हम श्रेष्ठ हैं, तू श्रेष्ठ है नहीं है। तो क्या चीन और रूस जो चुनौती दे रहे हैं, तो क्या ये दोनों देश उदार लोकतांत्रिक पूंजीवादी देश हैं क्या? दोनों ही नहीं है भाई। किसके नेतृत्व में? चीन तो है ही नहीं, और यूएसएसआर भी पुतिन के नेतृत्व में ऐसा देश नहीं है। तो ये रॉबर्ट कैगन कहता है रिटर्न ऑफ हिस्ट्री एंड एंड ऑफ द ड्रीम्स। किसके ड्रीम्स का एंड हो गया है और इतिहास पुनः लौट आया। कौन सा इतिहास लौट आया बताओ? 1945 से 90 वाला, जब एक तरफ चीन और यूएसएसआर था साम्यवाद, और दूसरी तरफ कौन था? उदार पूंजीवादियों का पुरोधा यूएसए था। वो रिटर्न ऑफ हिस्ट्री हो गया। अब हमने एंड ऑफ हिस्ट्री जो फ्रांसिस फुकुयामा की थी, उसकी 4 लोगों की आलोचनाएं सुनी है। डैनियल बेल की, सैमुअल पी हंटिंगटन की, फ्रीद जकारिया की और रॉबर्ट कैगन की। फ्रीद जकारिया यूएस में रहते हैं, भारत मूल्य के बहुत बड़े पत्रकार है ये। तो अब हम अंत में जॉन डन की चर्चा करते हैं। जॉन डन ये कह के गया कि फ्रांसीसी फुकुयामा का ये जो लेख है, ये ग्रेजुएशन के कॉलेज के विद्यार्थी के, तो कौन सा वर्क होता है? हाँ, ये कोई सही जो अपने बनाते हैं ना ये, हाँ असाइनमेंट में सबसे घटिया असाइनमेंट है इसका। इतना तो कोई, ऐसा तो कोई भी तैयार कर सकता है। ये कह के जॉन डन ने अंतिम आलोचना किसकी कर दी है? फ्रांसीसी फुकुयामा की। इसका असाइनमेंट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के असाइनमेंट से भी घटिया है। तो ये हमने मुद्दा पूरा कर लिया है। एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया पूरा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।